बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। X2 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। इस अचानक अफ़ताब से वो तीनों ठिठक कर खड़े हो गए। फ़ौजी तादाद में 6 थे और सबके हाथों में मशीन गनें थीं। इनकी तलाशी लो, एक ऑफिसर ने दूसरे फ़ौजी को हुक्म दिया। क्या बात है, आप क्या चाहते हैं? शाफ वाली ने सख्त लहजे में कहा, जैसे वो इस तरह अचानक रोक लिए जाने पर चरागपा हो गया हो। आप बराए करम खामोश रहें, इसी ऑफिसर ने सपाट लहजे में कहा। फिर एक फौजी मशीन गन कंधे से लटकाकर आगे बढ़ा। वो तीनों बेबस खड़े थे। जाहिर है 6 मुसल्लह फौजियों के सामने वो क्या कर सकते थे। अगर ज़्यादा फुर्ती भी करते तो ज़्यादा से ज़्यादा एक फौजी को मार लेते, मगर इन तीनों के जिस्मों में मशीन गन की गोलियां जितने सुराख बनाती, इसके तसव्वुर से ही इनकी रूह कांप उठती थी। इधर जाहिर है कि इन तीनों की जेबों में रिवॉल्वर मौजूद थे, और ये बात भी अजहर बिन शम्स थी कि इन तीनों के पास इन रिवॉल्वरों के लाइसेंस नहीं थे। इस तरह मामला तूल खींच सकता था। जाहिर है फौजी इन्हें शुबे में अपने हेडक्वार्टर ले जाते, और फिर वहां जाकर इनके मेकअप का पोल भी खुल जाता, और वो हकीर चूहों की तरह हुकूमत के हत्थे चढ़ जाते। अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई थी। न जाने मानदन न पाए रफ्तान वाला मामला था। फौजी तेजी से इन तीनों की तलाशी लेने के लिए बढ़ा, और अभी वो शाप वैली के करीब पहुंचा ही था कि अचानक वो बूढ़ा फाटक से निकला। वो अपनी भींची आंखों से इस मंजर को देखने लगा। इसके झुर्रियां पड़े चेहरे पर हैरत के आसार नजर आ रहे थे। इससे पहले कि फौजी शाप वाली की जेब में हाथ डालता, बूढ़ा जोर से चीखा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये मेरे मोअज़्ज़िज़ गाहिक हैं। क्या आप मेरा फार्म बंद कराना चाहते हैं? फौजी ठिठक कर रुक गया। बूढ़ा तेजी से आगे बढ़ आया, और फिर वो शापाइली और फौजियों के दरमियान खड़ा हो गया। मेरा नाम जैकन है, और मैं पिछले 40 साल से इस मुल्क का मुहिब वतन बाशिंदा हूँ। आप मेरे मोअज़्ज़िज़ गाहिकों की तौहीन कर रहे हैं। इस मुल्क के एक आज़ाद शहरी की हैसियत से मेरी तिजारत में रखना अंदाजी कर रहे हैं। ये जुर्म है, ज्यादती है। बूढ़ा हिज़यानी अंदाज में शोर मचा रहा था। आपका किस चीज़ का फार्म है? फौजी बूढ़े के लहजे में और अल्फाज से ज़्यादा इसकी बुजुर्गी से मुतासिर मालूम होता था। मैं शहद की मक्खियाँ पालता हूँ और शहद बेचता हूँ। मेरे पास हुकूमत का एक क्लास का लाइसेंस मौजूद है, और मुझे मुल्क की खिदमत के एवज हुकूमत की तरफ से एजाज़ भी मिल चुका है। बूढ़े ने फौजी ऑफिसर पर रोक जमाया। दरअसल बात यह है कि फौजी ऑफिसर ने हुकूमत की तरफ से एजाज़ मिलने का सुनकर इंतहाई नरम लहजे में कुछ कहना चाहा। आप लोग अंदर तशरीफ ले आइए। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं कि अपने मुल्क के काबिल फ़ख्र फौजियों की मामूली सी खिदमत भी ना कर सकूं। बूढ़े ने भी इस दफ़ा इंतहाई खलीक लहजे में जवाब दिया। चलें। फौजी अफसर ने बूढ़े की बात मान ली। अच्छा, हमें इजाज़त। शाप वाली ने इजाज़त तलब नज़रों से फौजी ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, आप भी हमारे साथ अंदर चलें। हम जब तक अपना इत्मीनान नहीं करेंगे, आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फौजी ऑफिसर ने अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं था। शाप वाली ने यूं कंधे झटके जैसे वो सख्त बेजारी महसूस कर रहा हो। फिर वो सब फार्म के अंदर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। आप तशरीफ़ रखें, मैं आप हजरात के लिए कॉफ़ी बना कर लाऊं। बूढ़े ने उन्हें बिठाने के बाद कहा, नहीं मोहतरम, आप तशरीफ़ रखिए। पहले हमें अपना फ़र्ज़ अंजाम देने दीजिए। इसके बाद मैंने मुनासिब समझा तो आपकी तरफ से कॉफ़ी की दावत कबूल कर लूँगा। फौजी ऑफिसर ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा, और बूढ़ा खामोशी से बैठ गया। देखिए, बात यह है कि दो मुजरिम यहाँ से तकरीबन 4 मील दूर से एक जीप में सवार होकर फरार हुए हैं। वो इंतहाई खौफनाक मुजरिम हैं। जीप के टायरों के निशानात आपके फार्म की तरफ सीधे आए हैं, और फिर आपके फार्म से आगे तकरीबन 200 गज तक चले गए हैं। इसके बाद टायरों के निशानात यूं गायब हो गए हैं जैसे गधे के सर से सींग। हमने इर्द गिर्द का सारा इलाका छान मारा है, हमें कहीं भी टायरों के निशानात नहीं मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपका फार्म मशकूक हो जाता है। या तो मुजरिम यहीं छुपे हुए हैं, या फिर आपके इल्म में है कि वो मुजरिम कहाँ हैं। हमें इस बात का इत्मीनान करा दीजिए कि आपका मुजरिमों से कोई ताल्लुक नहीं। हम वापस चले जाएंगे। फौजी ऑफिसर ने बात की वजाहत कर दी। लेकिन मुझे तो कतई इल्म नहीं है कि यहाँ जीप कब आई और कहाँ गई। बूढ़े ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। हूँ, ये आपके गाहिक हैं? फौजी ऑफिसर ने अब इनकी तरफ बगौर देखते हुए कहा। जी हाँ, बूढ़े ने जवाब दिया। आप इस फार्म में कब तशरीफ लाए? फौजी ऑफिसर ने इस बार बराह रास्त ब्लैक क्लार्क से मुखातिब हुआ। 2 घंटे पहले, ब्लैक क्लार्क ने अंग्रेजी में जवाब दिया। ब्लैक क्लार्क चूंकि फौजी ऑफिसर से पहली बार बोला था, इसलिए फौजी ऑफिसर इसका लहजा सुनकर चौंक पड़ा। ब्लैक क्लार्क का लहजा खालिसन एक्रीमी था, जबकि इसने मेकअप मकामी आदमी का किया हुआ था। फौजी अफसर को चौंकते देखकर शाप वली, D11 और बूढ़ा तीनों खटक गए कि मामला खराब हो गया है। आप मकामी हैं? फौजी ऑफिसर ने दोबारा ब्लैक क्लार्क से पूछा। इसके लहजे में हल्का सा तंज मौजूद था। ओह, आप शायद मेरे
आप शायद मेरे अकरीमी लहजे पर चौंके हैं। बात दरअसल ये है कि बचपन से मैं अपने वालिद के साथ अकरीमियाँ चला गया था। मुझे इस मुल्क में आए हुए 5 साल हुए हैं। इसलिए मेरा लहजा अकरीमी है। ब्लैक क्लार्क ने वजाहत की और ऑफिसर इसकी वजाहत से कतरे मुतमईन नजर आने लगा। बाकी लोगों ने भी इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि एक बड़ा मसला ब्लैक क्लार्क ने चंद फिक्रों में हल कर दिया था। आप किस चीज़ पर फार्म आए थे? इस दफ़ा फौजी ऑफिसर ने एक और सवाल किया। बूढ़ा फौजी ऑफिसर की जहानत के दिल ही दिल में दाद देने लगा। कार पर? शाह वाली ने जवाब दिया। वो चूंकि मुख्तलिफ लहजों पर बखूबी कादिर था, इसलिए इसका लहजा कतई मकामी मालूम हो रहा था। वो कार कहाँ है? ऑफिसर ने गहरे लहजे में सवाल किया। दरअसल बात यह है जनाब कि उन्होंने मेरे कहने पर कार वापस भेज दी, क्योंकि ऑफिस में इनके सेक्रेटरी को कार की अशद ज़रूरत थी। अब ये मेरी कार में वापस जाएंगे। बूढ़े ने बात को संभाला देते हुए कहा। हूँ, मगर मोहतरम, बाहर इस जीप के अलावा और किसी कार के टायरों के निशानात नहीं हैं। इससे मैं क्या समझूं? फौजी ऑफिसर ने नया नुक्ता निकाला, और इस बात से इन तीनों के अलावा बूढ़े की शख्सियत भी मशकूक हो गई। यह अजीब बात है। कार आई है और इसके टायरों के निशानात भी जरूर होने चाहिए, बूढ़े ने अजीब से लहजे में कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि निशानात नहीं हैं। हमने आपके फार्म के इर्द गिर्द का इलाका बगौर चेक किया है। ऑफिसर ने इस बार बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि कार के निशानात मौजूद हैं, शाह वली ने कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फौजी ऑफिसर ने शाह वली पर चढ़ गया। अरे आप लड़े नहीं, हम सब बाहर जाकर देख लेते हैं कि किसकी बात सही है। अभी फैसला हो जाएगा, बूढ़े ने बड़ी हलीमी से जवाब देते हुए कहा। ओके, ठीक है, चलें। फौजी ऑफिसर खड़ा हो गया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ठहरिए, अभी चलते हैं। मैं आपके लिए कॉफ़ी तो ले आऊं, फिर बाहर जाकर निशानात चेक करके आपकी तसल्ली करा देते हैं। बूढ़े ने उठकर बाकायदा फौजी ऑफिसर का बाजू पकड़कर इसे जबरदस्ती बिठा दिया। फौजी ऑफिसर इस बार बूढ़े की दावत पर इनकार न कर सका। फौजी सिपाही भी मशीन गने संभाले खामोशी से कमरे में बैठे थे। बूढ़ा ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद बूढ़ा कॉफी की ट्राली धकेलता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। इसने मेज के करीब ट्रॉली रोकी और फिर कॉफी की प्यालियों में डालकर इसने एक प्याली तमाम के हाथ में पकड़ा दी। फौजी सिपाही इंकार करने लगे, लेकिन ऑफिसर के इशारे पर उन्होंने कॉफी ले ली। कॉफी पीने के बाद सबने प्यालियां ट्रे में रखकर वापस रख दी। चलिए हजरात, फौजी ऑफिसर ने अब वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। हाँ जनाब, चलें। बूढ़े ने इस बार नहायत मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। इसकी अधखुली आंखों में अजीब सी चमक थी। वो चलते हुए जैसे ही फॉर्म के कंपाउंड में पहुंचे, अचानक फौजी ऑफिसर और सिपाहियों को यूं महसूस हुआ जैसे दुनिया इनकी नजरों में अंधेर हो गई हो। और फिर उन्होंने लाख संभलने की कोशिश की, मगर जहन पर छा जाने वाली अचानक तारीकी को वो उजाले में तब्दील ना कर सके, और दूसरे लम्हे वो सब कंपाउंड में ही ढेर हो गए। बूढ़े ने अपनी इस्तिताअत से बढ़कर जोरदार कहका लगाया। शाप वाली, ब्लैक क्लार्क और D11 तहसीन आमेज नजरों से बूढ़े को देख रहे थे। बूढ़े ने वाकई लाजवाब कारनामा सर अंजाम दिया था। मगर ये हुआ कैसे? हम सब ने इसी कॉफीदानी से कॉफी पी थी, जिससे इन फौजियों ने पी थी। शाप वाली ने सवालिया लहजे में बूढ़े से पूछा। मैंने इनकी प्यालियों में एक बेरंग सफूफ डाल दिया था, और ये जरूरी था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो हम सबकी शख्सियत मशकूक हो चुकी होती। ये फौजी ऑफिसर फौजियों की आम रिवायत से ज्यादा ज़हीन और चालाक है, और इसने बातों वही बातों में हम सबको फंसा लिया था। बूढ़े ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अब क्या प्रोग्राम है? ये मेरे ख्याल में मर चुके हैं। इनकी लाशों को ठिकाने लगाने का भी बंदोबस्त करना होगा, ब्लैक क्लार्क ने कहा। वो सब हो जाएगा। आप लोग ऐसा करें कि इन सबको उठाकर मेकअप रूम में ले चलें, और मेरे ख्याल में आप तीनों इन फौजियों का मेकअप करके अपने ऊपर कपड़ों के ऊपर इनकी वर्दियां चढ़ा लें। बूढ़े ने तजवीज़ पेश की। ये तो ठीक है। इस तरह हम बआसानी इनकी जीप के ज़रिए शहर में पहुंच जाएंगे। मगर इनका मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? खाली वर्दियां ही काफ़ी हैं। शहर जाकर हम इन वर्दियों और जीप से छुटकारा हासिल कर लेंगे, वरना हमें मेकअप भी बदलना पड़ेगा, शाह अली ने कहा। हाँ ठीक है, आप सिर्फ इनकी वर्दियां अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन लें। बूढ़े ने शाह वाली की तजवीज़ की तायद की, और फिर इन तीनों ने मिलकर इन सिपाहियों और ऑफिसर की लाशें उठाईं और अंदर ले आए। इसके बाद इन तीनों ने इन सिपाहियों की वर्दियां उतारी और अपने कपड़ों के ऊपर पहन ली। इनको उठाकर मेरे पीछे आओ, मैं इनको ठिकाने लगाता हूँ, बूढ़े ने इनकी तरफ मुतमईन होते हुए कहा। और फिर वो चलता हुआ फार्म के आखिरी कोने में मौजूद एक छोटे से कमरे में आया। इस कमरे में एक बहुत बड़ी भट्टी मौजूद थी, जो बिजली से गर्म होती थी। ये भट्टी मैंने शहद को साफ करने के लिए बनवाई हुई है, बूढ़े ने कहा, और फिर एक साइड में लगा हुआ बटन दबा दिया। भट्टी के मुंह पर लगा हुआ ढक्कन बूढ़ा पहले ही उतार चुका था। तकरीबन 10 मिनट बाद भट्टी में नीले नीले शोले उठने लगे। एक लाश उठाकर अंदर फेंक दो, बूढ़े ने D11 से कहा, और इसने एक सिपाही की लाश उठाकर भट्टी के अंदर फेंक दी। लाश अंदर जाते ही एक धमाका हुआ, और दूसरे लम्हे सफेद गाढ़े धुएं का बादल सा भट्टी के बैरूनी पाइप की तरफ बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो भट्टी खाली थी।
लाश की हड्डियां तक भस्म होकर राख में बदल हो चुकी थी। बूढ़े के इशारे पर D11 लाशें उठा उठाकर बारी बारी भट्टी में झोंकता रहा और भट्टी की सतह पर राख की तहें में इजाफा होता चला गया। आखिर में जब फौजी ऑफिसर की लाश भी भट्टी की सतह पर रखकर राख की एक और तय का इजाफा हो चुका, तो बूढ़े ने बटन बंद कर दिया और इसके साथ ही भट्टी का मुंह भी ढक्कन से बंद कर दिया। अच्छा, अब आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। बूढ़े ने इन तीनों से हाथ मिलाए। इसकी आंखें अपनी कामयाबी पर मुसरत से चमक रही थीं। मोहतरम, एक बात बतलाइए, क्या वाकई यहाँ की हुकूमत ने आपकी खिदमत के एवज आपको एजाज़ दिया हुआ है, या आपने ऑफिसर पर रोक जमाने के लिए कहा था? ब्लैक क्लार्क ने जाते जाते पूछा। मैंने ठीक कहा है मिस्टर, मेरे पास इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है, बूढ़े ने मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और वो तीनों इसके अंदाज पर मकामी हुकूमत की लाइल्मी और बेखबरी पर कहकहे लगाते हुए फार्म के दरवाजे से बाहर निकल गए। इमरान को कैप्टन शकील, जूलिया और बाकी तमाम मेंबरान ने X2 के कमरे से निकलते ही घेर लिया। तुम्हें हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा, जूलिया ने पुरतहकुम लहजे में इमरान से कहा। एक शर्त पर, इमरान ने बड़ी संजीदगी और सादतमंदी से जवाब दिया। कौन सी शर्त? जूलिया इमरान के लहजे पर चौंकी। पहले तुम वादा करो शर्त मंजूर कर लोगी। इमरान ने शर्त बतलाने से पहले यकीन दहानी चाहिए। नहीं, पहले तुम शर्त बतलाओ, जल्दी करो। जूलिया खटक गई। तुम्हें अभी और इसी वक्त मुझसे शादी करना होगी, इमरान ने बड़े रोमांटिक लहजे में शर्त बताई। तमाम मेंबरान ने शर्त सुनते ही एक जोरदार कहका लगाया, मगर जूलिया न जाने क्यों शर्मा गई। हुर्रे, वेरी गुड। कैप्टन शकील, तुम फौरन एक मौलवी का मेकअप करके आओ। इधर जूलिया मुझसे शादी करेगी, उधर मैं X2 को कान से पकड़कर यहाँ बेनकाब कर दूंगा। इमरान खुशी से छलांगे मार रहा था। तमाम मेंबरान हैरत से जूलिया की तरफ देख रहे थे। इनको जूलिया से कतई मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल की तवक्का थी, मगर जूलिया तो यूं शर्मा रही थी जैसे वो ऐसी मशरकी लड़की हो जिसे आजकल के तरक्की याफ्ता अफराद अल्लाह मियाँ की गाय के नाम से पुकारते हैं, और माँ बाप इस गाय को जिस खोंटे से भी बांध दें, सारी उम्र उसी खोंटे के गिर्द घूमती गुजार देती हैं। तनवीर, जो अब तक खामोश खड़ा था, अपने होंठ चबा रहा था। आखिर ज्यादा देर तक खामोश ना रह सका। ये क्या बकवास लगा रखी है? हमारी जान पर बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तनवीर झिलाकर बोला। ओह, मेरा होने वाला साला भी यहाँ मौजूद है। इमरान ने चौंक कर तनवीर की तरफ देखा, जैसे इसने पहले तनवीर को देखा ही ना हो। तनवीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, जूलिया की आवाज़ कमरे में गूंजी। मैं इमरान से शादी करने पर तैयार हूँ, बशर्त ये कि X2 को बेनकाब करने में हमारी मदद करे। जूलिया की आवाज़ थर्रा रही थी। आज तमाम टीम के सामने इससे पहली बार इमरान से दरपर्दा मोहब्बत का इकरार कर लिया था। अरे बाप रे, मारे गए? मिस जूलिया, मैं तो सुलेमान की शादी की बात कर रहा था। तुमने मेरे मुतालिक समझ लिया है। अगर सुलेमान से शादी करने के लिए तैयार हो तो। इमरान ने शायद कुछ और कहना चाहा, मगर जूलिया चीख पड़ी। शट अप, यू सन ऑफ बिच, ब्लडी फूल। जूलिया को जैसे दौरा पड़ गया। हुजियानी तौर पर गालियां दे रही थी। इसके मुंह से कुफ निकलने लगे। शायद ये जबरदस्त जज्बाती धचका जो इमरान की तरफ से जूलिया को पहुंचा था, और फिर इमरान ने खौफजदा होकर हॉल से बाहर छलांग लगा दी। वो चीख रहा था, अरे जूलिया पर जिन चढ़ गया, जिन चढ़ गया। और तमाम मेंबरान जूलिया को संभालने में मसरूफ हो गए। इमरान तेजी से हॉल से बाहर निकला और फिर मुख्तलिफ कमरों से बरामदों से गुजरता हुआ एक छोटे से कमरे में दाखिल हो गया। ब्लैक जीरो अभी तक मुंह पर नकाब लगाए सोफे पर बैठा था। इमरान को यूं अंदर आता देखकर वह एहतरामन खड़ा हुआ। दरवाजा बंद कर दो ब्लैक जीरो, इमरान ने रेत के बोरे की तरह एक सोफे पर ढेर होते हुए कहा। ब्लैक जीरो ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया और फिर इसकी चुटकुनी भी चढ़ा दी। अब नकाब उतारो, इमरान ने कहा, और ब्लैक जीरो ने नकाब उतारकर अलमारी में रख दिया। कमरे में मौजूद रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर ब्लैक जीरो ने दो कोका कोला की बोतलें निकाली और दरमियानी मेज पर रख दी। इमरान साहब, आपने बड़ा सख्त चैलेंज टीम को दिया है, अब इसका अंजाम क्या होगा? ब्लैक जीरो ने बड़े संजीदा लहजे में इमरान से कहा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मगर इमरान साहब, टीम की नाकामी की सूरत में हमें तमाम टीम से हाथ धोना पड़ेंगे। ब्लैक जीरो का लहजा बेहद संजीदा था, जैसे इसे टीम की नाकामी सामने नजर आ रही हो। इसके लहजे में हल्का सा दर्द था। हाथ साबुन से धोए जाते हैं मिस्टर ताहिर, टीम से नहीं। और दूसरा, अब मैं इस टीम से तंग आ गया हूँ। मुझे बहाना मिल गया है और इस तरह मैं तमाम टीम से बासानी जान छुड़ा लूंगा, इमरान ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। ब्लैक जीरो यूं इमरान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, जैसे इसे इमरान की दिमागी हालत मशकूक मालूम होने लगी हो। मगर टीम ने क्या कसूर किया है? ऐसी मेहनती, काबिल और बाएतमाद टीम फिर कब बन सकती है? ब्लैक जीरो खुल्लम खुल्ला टीम की तरफ दाई पर उतर आया।
तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मैं अगर चाहूँ तो अकेला भी काम कर सकता हूँ। मुझे टीम की ज़रूरत नहीं, ये टीम तो मैंने सिर्फ़ एक्स-2 का नाम उछालने के लिए पाल रखी है और मुझे इतना लंबा-चौड़ा खड़ाक फैलाने की क्या ज़रूरत है? इमरान ने बेहद संजीदगी से कहा और ब्लैक ज़ीरो को कैप्टन शकील, सफदर, जूलिया, तनवीर, चौहान सब सड़कों पर पागलों की तरह फिरते नज़र आए और तसव्वुर में ही ये मंज़र देखकर इसकी आँखों में आँसू आने लगे। इसने आंसू छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। इमरान जो बगौर ब्लैक जीरो को देख रहा था धीरे से मुस्कुराया, मगर इसकी मुस्कुराहट भी चट्टानों की सी सख्ती थी, ठोस मुस्कुराहट। ताहिर, जज्बाती मत बनो। ये ठीक है कि तुम भी टीम के एक रुकन हो, तो दूसरी बात यह है कि टीम से छुपकर दूसरी नौयत का काम करते हो। मगर अपनी टीम के साथ इतने जज्बात वाबस्ता ना करो कि किसी वक्त ये जज्बात हमारे फर्ज के रास्ते में रुकावट बन जाएं। इमरान ने बाकायदा तकरीर झाड़ दी। मगर टीम ने क्या कसूर किया है जिसकी इसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? ब्लैक जीरो एक बार फिर टीम की हिमायत में बोल उठा। मैं सजा दे रहा हूँ, शराइत तुम उन्हें सुना कर आए हो, अपना हुक्म तुम इनके सामने रख कर आए हो और अब नाराज मुझसे हो रहे हो। इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया और इमरान का मूड ठीक देखकर ब्लैक जीरो की जान में जान आ गई। ये सब कुछ तो मैंने आपके कहने पर किया है, वरना खुदा जानता है कि जब मैं शराइत इन्हें बतला रहा था, मेरा दिल रो रहा था कि ये लोग जब नाकाम हो जाएंगे तो इनका क्या हशर होगा। ब्लैक जीरो ने कहा, तो तुम क्या समझते हो कि जब ये नाकाम हो जाएंगे तो मैं इनके गले में खुशियों के हार डालूंगा और उन्हें सीने से लगाकर शाबाश दूंगा? नहीं, इनका वही हशर होगा जो उन्हें बतलाया जा चुका है। एक्स-2 अपनी बात पर अमल करना और अमल करवाना जानता है। ये एक्स-2 के वकार का सवाल है और एक्स-2 ने जो कह दिया है वही होगा। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से बोला। इसके चेहरे पर इतनी ठोस संजीदगी फैली हुई थी कि ब्लैक जीरो ने घबराकर आंखें झपका ली। सुनो, आज से तुम मेकअप में काम करोगे। तुम्हारा टारगेट शार्प वाली, ब्लैक क्लार्क और मकामी DIA है। इमरान ने इस दफ़ा ब्लैक ज़ीरो को हुक्म दिया और उसे तफसीलात बतलाईं। बेहतर जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। मुझसे राब्ता ट्रांसमीटर पर A2 पर कायम होगा। इमरान ने मजीद हिदायत दी और फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया और ब्लैक ज़ीरो बेबसी से होंठ चबाता रह गया। टाइगर ने कार पर चढ़ते हुए ट्रक को देखते ही पूरी तेजी से स्टीयरिंग को दाएं तरफ काटा और दूसरे लम्हे माहौल एक खौफनाक धमाके से गूंज उठा। टाइगर की कार तो यू टर्न लेती हुई निकलती चली गई, मगर दूसरी तरफ से आने वाली एक मुसाफिर बस पूरी कुवत से ट्रक से टकरा गई और ये खौफनाक धमाका इन दोनों के टकराने का था। टाइगर की किस्मत अच्छी थी कि इसने होशो हवास कायम रखे और कार को तेजी से दाएं तरफ काट लिया, वरना इसके तो एक तरफ कार का भी एक पुर्जा सलामत ना रहता। मुतसादिम के बावजूद टाइगर ने कार नहीं रोकी, बल्कि इसने रफ्तार पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी। वो दरअसल पहली फुर्सत में A3 को इमरान के हवाले करना चाहता था। A3 को बेहोश हुए काफी देर हो चुकी थी। टाइगर नहीं चाहता था कि वो इस बड़ी सड़क पर चलते हुए होश में आ जाए। काफी तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ टाइगर शादबान कॉलोनी पहुंच गया। कॉलोनी में दाखिल होते ही बाएं ब्लॉक की दूसरी कोठी के गेट पर इसने कार रोक दी और फिर कार का दरवाजा खोलकर वो नीचे उतरा। इसने तेजी से पार ढक के बाएं तरफ दीवार में एक छोटे से सुराख में अपनी छोटी उंगली की पहली पोर दाखिल की और दूसरे लम्हे कोठी का फाटक तेजी से खुलता चला गया। दरवाजा खुलते ही वो वापस कार के स्टीयरिंग पर आन बैठा और फिर कार कोठी के अंदर दाखिल हो गई और फिर फाटक खुद ब खुद बंद होता चला गया। कार सीधी कोठी के खूबसूरत पोर्च में आकर रुक गई। टाइगर तेजी से कार से नीचे उतरा। इसने साइड का दरवाजा खोलकर पहले पिछली सीट पर बेहोश पड़े A3 को घसीट कर कंधे पर लादा और बरामदे में से होता हुआ एक छोटे से कमरे में जाकर इसे पलंग पर लिटा दिया और कमरे से बाहर आकर इसने कमरे का दरवाजा बंद करके इसे बाकायदा लॉक कर दिया। फिर वो दोबारा कार के करीब आया और उसे स्टीयरिंग साइड की दूसरी तरफ पड़े हुए बैरे को घसीटा और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि बैरा सिर्फ बेहोश ही नहीं था, बल्कि इस दुनिया की सरहदों को पार करके अनजहानी दुनिया की सैर को निकल चुका था। टाइगर ने बैरे की लाश को कार के अंदर ही रहने दिया और फिर तेजी से कदम उठाता हुआ एक और कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर एक साइड में पड़े हुए सोफे को धकेल कर दीवार की दूसरी साइड से लगा दिया। जिस जगह सोफा पहले मौजूद था वहां झुककर टाइगर ने एक ईंट को नीचे की तरफ दबाया। ईंट के दबते ही इस जगह एक तख्ता फर्श से उठता चला गया। ये एक लकड़ी का मजबूत तख्ता था जिस पर रोगन और मीनाकारी कुछ इस महारत से की गई थी कि बगौर देखने के बावजूद आदमी ये महसूस नहीं कर सकता था कि ये ईंटें नहीं बल्कि सिर्फ ईंटों के डिजाइन हैं। तख्ता ऊपर उठते ही नीचे की तरफ जाती हुई पुख्ता सीढ़ियां साफ नजर आने लगीं। टाइगर मुड़ा और फिर दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसके कंधे पर A3 का बेहोश जिस्म लदा हुआ था। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ
वो सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे एक कमरे में पहुंचा। इसने A3 को एक बेंच नुमा तख्ते पर लिटा दिया और खुद कमरे से बाहर निकल आया। कमरे का दरवाजा बंद करके इससे बाकायदा इसे लॉक कर दिया और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में पहुंचा। इसने इस ईंट को दबाकर तख्ता दोबारा फर्श से मिला दिया और फिर सोफा धकेल कर इसने तख्ते के ऊपर रखा और इत्मीनान से हाथ झाड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। दूसरे कमरे में आकर टाइगर ने जेब से एक ट्रांसमीटर निकाला और फिर इसका बटन ऑन कर दिया। चंद लम्हों बाद राब्ता कायम हो गया। हेलो, टाइगर स्पीकिंग, ओवर। टाइगर ने सपाट लहजे में कहा। यस, इमरान स्पीकिंग, दिस एंड ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की तहकमाना आवाज सुनाई दी। सर, DIA का एक अहम रुकन A3 इस वक्त टाइगर सेंटर नंबर 4 के तहखाने में मौजूद है, ओवर। टाइगर ने A3 के मुतालिक इमरान को इत्तला देते हुए कहा। इसे कहाँ से ट्रैप किया है, ओवर। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। इसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट भी शामिल थी, जैसे इसे इस खबर पर यकीन ना आया हो। टाइगर ने तमाम तफसीलात बतला दी। ओके, मैं इसे चेक कर लूंगा। तुम होटल मालाबार की दूसरी मंजिल के छठे, सातवें और आठवें कमरे में मौजूद अफराद की निगरानी करो। ये सफदर, जूलिया और कैप्टन शकील हैं। जल्द अज जल्द मुझे रिपोर्ट मिलनी चाहिए, ओवर। इमरान ने टाइगर को नया हुक्म देते हुए कहा। ओके सर, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने दूसरी तरफ से कहा और फिर सिलसिला मुनक़ता हो गया। टाइगर ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके इसे जेब में डाला और खुद उठकर सीधा पोर्च में चला गया। कार का दरवाजा खोलकर वो स्टीयरिंग पर बैठ गया और दूसरे लम्हे कार सीधी फाटक की तरफ बढ़ती चली गई। फाटक के करीब कार रोककर टाइगर नीचे उतरा। इसे फाटक की बाएं साइड की दीवार पर लगा हुआ एक छोटा सा बटन दबा दिया और खुद दोबारा कार में आकर बैठ गया। कोठी का गेट बेआवाज खुलता चला गया। टाइगर ने कार स्टार्ट की और फिर कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई फाटक से बाहर निकल आई। मगर इससे पहले कि वो टर्न लेकर सड़क पर पहुंचती, अचानक एक धमाका हुआ और इसे दूसरे लम्हे कार रोकनी पड़ गई, क्योंकि पिछले एक टायर के परखच्चे उड़ चुके थे। टाइगर ने कार रोकी और फिर बैक मिरर में बगौर देखने लगा। इसके एक हाथ में रिवॉल्वर था। तकरीबन चंद लम्हों बाद तक खामोशी रही। फिर एक कार अचानक इसके करीब आकर रुक गई। दूसरे लम्हे कार से दो आदमी निकलकर इसकी तरफ बढ़े। टाइगर ने रिवॉल्वर आहिस्ता से ऊंचा किया और फिर लगातार दो धमाके हुए और वो दोनों जो तेजी से हाथों में रिवॉल्वर पकड़े टाइगर की तरफ बढ़ रहे थे, लहराते हुए सड़क पर गिरते चले गए। टाइगर ने फुर्ती से दरवाजा खोला और फिर भागता हुआ आने वाली कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। टाइगर ने कार आगे बढ़ा दी, मगर इसी लम्हे नीचे गिरे हुए दुश्मन ने जिसे टाइगर ने बेदरीक गोली मारी थी, अचानक पलटा खाया और दूसरे लम्हे इसका हाथ तेजी से घुमा और फिर इसके हाथ से निकलकर कोई चीज उड़ती हुई कार की तरफ बढ़ी। टाइगर की ये कार अभी चंद फीट ही आगे बढ़ी थी कि मरते हुए आदमी के हाथ से निकली हुई चीज कार से टकराई। एक होलनाक धमाका हुआ और कार के परखच्चे उड़ गए और हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया था, गहरा धुआं। सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया तीनों खामोश बैठे थे। इन तीनों के चेहरों पर गहरी फिक्रमंदी के आसार थे। सफदर आज ही अस्पताल से फारिग होकर आया था। गो इसके चेहरे से अभी तक नकाहत के आसार नुमाया थे, मगर जिस अंदाज में वो दांत पर दांत जमाए इस मेज की सतह को घूर रहा था, इससे जाहिर होता था कि वो इस वक्त अपनी कमजोरी को मद्देनजर रखने की बजाय पाताल से भी ज्यादा गहरी सोच में गर्क था। हमसे वाकई इस वक्त बेवकूफ़ी सरजद हुई है, मगर हमें नहीं मालूम था कि एक्सू इस बात पर इतना बरहम हो जाएगा, सफदर ने सर उठाकर कहा। कैप्टन शकील और जूलिया इसे यूं देखने लगे जैसे इसने बात करके इनकी सोच के साकिन पानी में मौज पैदा कर दी हो। अब 2 दिन तो सोचते सोचते गुजर गए हैं, मगर हमें कुछ हाथ पैर मारने चाहिए, वरना 15 दिन तो ऐसे गुजर जाएंगे और फिर एक्सट्रू किसी की नहीं सुनेगा, कैप्टन शकील ने कहा। मेरे ख्याल में हमें दानिश मंजिल पर रेड करना चाहिए। वहाँ इस बात के वाज़ेह सबूत मिल जाएंगे कि एक्सट्रू कौन है, सफदर ने कहा। लेकिन एक्सट्रू तो दानिश मंजिल में मौजूद नहीं है। जूलिया ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ये तो और भी अच्छी बात है, हम दानिश मंजिल का रिकॉर्ड और दीगर कागजात देखकर पता चला लेंगे, सफदर ने जवाब दिया। नहीं, मैं इस बात की राय नहीं दूंगी। अव्वल तो एक्सू बेवकूफ़ नहीं कि खुलेआम दानिश मंजिल में इतना अहम और सीक्रेट रिकॉर्ड रखे, और दूसरी बात यह कि हर शख्स दानिश मंजिल में दाखिल हो जाए। मैं ये तस्लीम नहीं करती। जूलिया ने बाकायदा बहस शुरू कर दी। जूलिया की बात सुनकर सफदर और कैप्टन शकील दोनों खामोश हो गए। जूलिया की बात वाकई वजनदार थी। अचानक कैप्टन शकील के जहन में एक झमाका सा हुआ और वो उछल पड़ा। वेरी गुड आइडिया, वंडरफुल। कैप्टन शकील उछल कर खड़ा हो गया। इसकी आंखें मुसरत से चमक उठी थीं। क्या बात हो गई? सफदर और जूलिया हैरान और परेशान कैप्टन शकील को देखने लगे, जैसे इसकी दिमागी सेहत पर शक होने करने लगे हों। अभी एक्सू की असलियत का पता चल जाता है, कैप्टन शकील ने कहा और फिर टेलीफोन उठाकर इसने हाथ में रिसीवर पकड़ लिया। तुम किसे टेलीफोन करना चाहते हो? सफदर ने क्रेडल पर हाथ रखते हुए किसी कदर सख्त लहजे में कैप्टन शकील से पूछा। सर सुल्तान को, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। क्यों? वो दोनों बैक वक्त चीख पड़े।
बस देखते रहो, अभी एक्सो की असलियत का पता चल जाता है। सिर्फ 1 मिनट मोर। कैप्टन शकील का लहजा मुसरत से लरजा था। नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। ये होटल का कमरा है। यहाँ से की जाने वाली हर बात ऑपरेटर के कानों में पड़ेगी, सफदर ने संजीदगी से कहा। ठीक है, मैं किसी पब्लिक फोन बोर्ड से बात कर लेता हूँ, कैप्टन शकील ने रिसीवर क्रेडिट पर रखते हुए कहा। मगर बात क्या है, कुछ हमें भी तो बताओ। जूलिया से रहा ना गया और इसे मजबूरन पूछ लिया। मैं बात कर लूं, फिर बतलाऊंगा। कैप्टन शकील उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे वो दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। जूलिया, हमें इस अंदाज से सोचना चाहिए कि अगर हम गैर मुल्की एजेंट होते तो हम अपना वर्किंग प्लान किस तरह तैयार करते। सफदर ने जूलिया को काम करने की एक राह बतलाई। ठीक है, मगर लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? जूलिया ने जवाब दिया। हाँ, यही लाइन ऑफ एक्शन का सारा प्रॉब्लम है। देखो शकील क्या करता है, सफदर ने जवाब दिया। फिर कैप्टन शकील के आने तक खामोशी रही। कैप्टन शकील के अंदर दाखिल होते ही वो दोनों चौंक कर उम्मीद नजरों से उसे देखने लगे। लेकिन कैप्टन शकील की बुझी हुई आंखें और लटका हुआ जबड़ा देखकर वो समझ गए थे कि वो नाकाम आया है। क्या हुआ? सफदर ने पूछा। नाकामी, कैप्टन शकील ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तफसील बतलाओ तो हमें भी कुछ पता चले, सफदर ने कहा। दरअसल मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि एक्सू सर सुल्तान से बातें तो करता ही रहता है, क्यों ना एक्सू के लहजे में सर सुल्तान से बात की जाए। शायद वो कोई ऐसी बात कर जाए जिससे हम कामयाब हो जाएं। कैप्टन शकील ने अपना ख्याल बतलाया। आइडिया तो वाकई बहुत अच्छा था, फिर क्या हुआ? जूलिया ने आइडिया की दाद देते हुए पूछा। होना क्या था, मैंने जैसे ही राब्ता कायम होने पर एक्सो की मखसूस आवाज की नकल उतारते हुए कहा। एक्सो स्पीकिंग। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने गुस्से भरे से भरपूर लहजे में जवाब दिया। शट अप, नॉनसेंस, और रिसीवर रख दिया। मैंने एक बार फिर ट्राई की, मगर जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त मिला। कैप्टन शकील ने अपनी नाकामी की रुदात सुनाई। हूँ तो इसका मतलब है कि कभी एक्सट्रू की गुफ्तगू सर सुल्तान से होती होगी तो वो किसी और लहजे में और किसी और नाम से होती होगी। सफदर, जो अब तक खामोश बैठा था, बोला। तो अब क्या किया जाए? हमें कोई ठोस लायामत तैयार करना पड़ेगा, वरना दिन गुजर जाएंगे और हम हमारी टीम के तमाम अरकान भी मारे जाएंगे। वो सब अब हमारी तरफ आस लगाए बैठे हैं, जूलिया ने सफदर और कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। और वो दोनों खामोश हो गए। इन दोनों के जहन कुछ इस तरह नर्वस हो गए थे कि उन्हें काम करने के लिए कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और वो तीनों चौंक पड़े। कैप्टन शकील ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत गैर मुल्की नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। आपका नाम शकील है? इसने बड़े मौदबाना लहजे में पूछा। और कैप्टन शकील यूं चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया जैसे इसे अचानक किसी बिच्छू ने काट लिया हो। तुम कौन हो? कैप्टन शकील ने संभल कर कदरे सख्त लहजे में पूछा। क्या आप मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे? नौजवान ने कदरे झुकते हुए कहा। कैप्टन शकील चंद लम्हे सोचने के बाद दरवाजा छोड़कर एक तरफ हट गया। तशरीफ लाइए, इसने सपाट लहजे में नौजवान से कहा, और नौजवान इसका शुक्रिया अदा करता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। सफदर और जूलिया भी हैरत में गुम खड़े इस नौजवान को देख रहे थे। हेलो मिस्टर सफदर एंड मिस जूलिया, मुझे मार्टिन कहते हैं, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और इन दोनों की तरफ हाथ बढ़ा दिया। नौजवान के इस जुमले का वही शदीद झटका सफदर और जूलिया को भी लगा, जिसका तजर्बा अभी अभी कैप्टन शकील को हो चुका था। वो तीनों हैरान इसलिए थे कि वो तीनों ही मेकअप में थे और इस होटल में मुख्तलिफ नामों से और जाली शाख्त से ठहरे हुए थे। अब भी वो तीनों इस तरह मिल बैठे थे जैसे मुसाफिर एक दूसरे से वाकफियत पैदा करके मेल जोल बढ़ाने के लिए एक दूसरे के कमरे में आते जाते रहते हैं। इसलिए एक गैर मुल्की नौजवान का न सिर्फ इनका नाम जानना बल्कि इन्हें मेकअप के बावजूद भी पहचान लेना वाकई हैरत अंगेज था। तशरीफ रखिए। कैप्टन शकील ने जो दरवाजा बंद करके वापस आ चुका था नौजवान को सोफे पर बैठने के लिए कहा। नौजवान सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। मिस्टर मार्टिन, आपको गलतफहमी हुई है। हम में से किसी का नाम सफदर शकील और जूलिया नहीं है, कैप्टन शकील ने मार्टिन से मुखातिब होते हुए कहा। मेरा नाम रियाज है, इनका नाम राशिद, और ये हैं मिस मार्गरेट, कैप्टन शकील ने अपना तारुफ कराया। नौजवान जवाब में खिलखिलाकर हंस पड़ा, मगर अचानक ही इसका कहका दम तोड़ गया, क्योंकि कैप्टन शकील ने झिंझिलाकर एक जोरदार थप्पड़ नौजवान को जड़ दिया और थप्पड़ इतना जोरदार पड़ा कि नौजवान उछल कर सोफे से नीचे जा गिरा। तुम हमारा मजाक उड़ाते हो? कैप्टन शकील ने गुर्राते हुए कहा। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। नौजवान खामोशी से फर्श से उठा। वो दाएं हाथ से इस गाल को मसल रहा था जिस पर कैप्टन शकील की 5 उंगलियों के निशान छोड़ गए थे। आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि मुझे आपके झूठ बोलने पर हंसी आ रही थी कि आप किस रवानी से झूठ बोल रहे हैं, नौजवान ने संजीदा लहजे में कहा। और वो तीनों चौंक पड़े। सीधी तरह बताओ कि तुम कौन हो, वरना तुम इस कमरे से जिंदा वापस नहीं जा सकते। सफदर को भी नौजवान पर जलाल आ गया। आप घबराएं मत, मैं आपका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मुझे मेरी पार्टी ने आप लोगों से बातचीत करने के लिए भेजा है, नौजवान ने हलीमाना लहजे में जवाब दिया। कौन सी पार्टी? जूलिया ने सवाल किया। मुझे शार्प वाइली और ब्लैक क्लार्क ने भेजा है, नौजवान ने इंकशाफ किया।
ओह! वो तीनों उछल पड़े। हमें पता चला है कि आप एक्स2 ने आपको चैलेंज दिया है कि 15 दिन के अंदर-अंदर इसे बेनकाब करें, वरना आपको सीक्रेट सर्विस की रुकनियत से अलहदा करके सदाए मौत दे दी जाएगी। नौजवान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। तुम झूठ बोलते हो, हमें ऐसी कोई हिदायत नहीं की गई। जूलिया ना रह सकी, वो चीख पड़ी। मिस जूलिया, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। शार्प वैली और ब्लैक क्लार्क यहाँ अकेले काम नहीं कर रहे, बल्कि इनकी पुष्प पर डीआईए की वसी और ताकतवर तंजीम है। नौजवान ने सख्त लहजे में कहा। डीआईए का नाम सुनकर वो तीनों चौंक पड़े। इस मुल्क में डीआईए की तंजीम मौजूद है? सफदर की सीक्रेट सर्विस वाली रग फड़क उठी। जी हाँ, ये तंजीम काम ही नहीं कर रही, बल्कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि किसी भी वक्त मौजूदा हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। नौजवान ने बड़े फखरिया लहजे में जवाब दिया। कैप्टन शकील, सफदर और जूलिया तीनों अजीब सी उलझनों में फंस गए थे। अब तुम क्या चाहते हो? आखिर सफदर ने खामोशी का तिलिस्म तोड़ा। दरअसल हम चाहते हैं कि सीक्रेट सर्विस के तमाम अरकान डीआईए के रुकन बन जाएं और आप लोग शार्प वाली और ब्लैक क्लार्क सब मिलकर एक्सट्रो को बेनकाब कर दें। नौजवान ने अपना असल मतलब जाहिर कर दिया। मगर सीक्रेट सर्विस के रुकन डीआईए के कारकुन कैसे बन सकते हैं? कैप्टन शकील ने कहा। जब हम आपको कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो आप कैसे रुकन नहीं बन सकते? नौजवान ने कहा। आपका मतलब ये है कि हम सीक्रेट सर्विस के रुकन रहने के बावजूद डीआईए के लिए काम करें? सफदर ने सवाल किया। जी हाँ, और इसके एवज डीआईए आपको मुंह मांगा मुआवजा और मुराद देगी। नौजवान ने कहा। हमें किस तहत काम करना होगा? जूलिया ने सवाल किया। चीफ के तहत। नौजवान ने चीफ का नाम बड़े मौदबाना अंदाज में लेते हुए कहा। चीफ का नाम क्या है? कैप्टन शकील ने सवाल किया। और नौजवान कैप्टन शकील के सवाल पर मुस्कुरा पड़ा और इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चीफ का नाम चीफ है। तुम चीफ को जानते हो? सफदर ने पूछा। आप लोग कहीं ये कोशिश तो नहीं कर रहे कि मैं डीआईए के मुतालिक तमाम मालूमात आपको फराहम कर दूं और आप इन मालूमात को एक्सट्रू तक पहुंचाकर सुरखरू होने की कोशिश करें? नौजवान कैप्टन शकील और सफदर का मकसद समझ गया था। ओह, ऐसा नहीं है, बल्कि हम डीआईए में शामिल होने का फैसला करने से पहले इसके मुतालिक तमाम बुनियादी बातें समझ लेना चाहते हैं। सफदर ने जवाब दिया। आप डीआईए के मुतालिक इतना सोच लें कि डीआईए को मालूम है कि एक्सट्रू ने राना हाउस में आप लोगों से क्या गुफ्तगू की है और आप लोग दरअसल कौन हैं और किस होटल में ठहरे हुए हैं। नौजवान ने उन्हें बतलाया और वो वाकई डीआईए की गहरी तंजीम के कायल हो गए। अच्छा, हम सोचेंगे। जूलिया ने अब बात खत्म करना चाहिए। मैं 1 घंटे बाद टेलीफोन करके आप लोगों का फैसला मालूम कर लूंगा। शमूलियत के सिलसिले में आपका अलहदा ग्रुप कायम कर दिया जाएगा और आप में से ही किसी को इस ग्रुप का इंचार्ज बना दिया जाएगा। आपको बराह रास्त चीफ की तरफ से अहकामात मिलेंगे। शमूलियत ना करने के सिलसिले में इतना बतला दूं कि होटल का ये कमरा सिर्फ 1 सेकंड में उड़ाया जा सकता है। अच्छा, अब इजाजत। नौजवान ने बड़ी संजीदगी से कहा और फिर पुरवकार अंदाज में चलता हुआ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सफदर, इसका ताकुब करो, कैप्टन शकील ने कहा। सफदर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। इसने तेजी से कमरे से बाहर कदम रखा और फिर गैलरी को सुनसान देखकर वो नीचे उतरता चलता चला गया। जैसे ही सफदर नजरों से गायब हुआ, वही नौजवान करीब के कमरे से नमूदार हुआ। इससे मुस्कुराते हुए एक नजर सीढ़ियों पर दाढ़ी और फिर दूसरी तरफ मुड़ करते से चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो नौजवान किचन के रास्ते होटल से बाहर निकल जाने में कामयाब हो गया। जाहिर है सफदर को नाकाम लौटकर आना पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।